हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर विजय कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर लिया था, जिसके हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज मैं इसका सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हमारा होगा लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। और ये टॉपिक इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में दे दिया था कि लॉन्ग पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है कि जो सरकार ने प्लानिंग की शुरुआत की थी, उस प्लानिंग से सरकार क्या चाहती थी, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। और उन मेन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हर 5 साल में अलग अलग स्पेसिफिक प्लान्स आए थे, वो थे आपके शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो पहले हम लॉन्ग पीरियड गोल्स देखेंगे और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स तो जनरल होते हैं और जो शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। तो शुरुआत करते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स की, जो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के नाम से भी पूछे जा सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग में पहला ऑब्जेक्टिव मेन जो निकल के आता है वो है जीडीपी ग्रोथ। यानी जब सरकार ने प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में और सोचा गया कि भाई हमें क्या कुछ हम चाहते क्या है इस प्लानिंग कमीशन से, हम चाहते क्या है प्लानिंग से, तो पहला ऑब्जेक्टिव निकल के आया कि हम चाहते हैं देश में जीडीपी की ग्रोथ हो बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, पहले चैप्टर में आपने देखा हमारी इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब क्या कि हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ में ना के बराबर चेंज आ रहा था, ना के बराबर इंप्रूवमेंट था। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी को वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी ग्रोथ करना बहुत जरूरी था। और एक चीज और भी होती है कि जब जीडीपी लगातार बढ़ती रहती है तो उससे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, जो हर इकोनॉमी या हर कंट्री डिसाइड करती है, हर इकोनॉमी चाहती है। तो पहला सबसे मेन मकसद ये था कि हम जितने भी प्लान्स बनाएंगे, जो भी हम 5 ईयर प्लान्स लेके आएंगे, उससे ओवरऑल इंपैक्ट ये पड़ना चाहिए कि हमारे देश की जीडीपी बढ़े। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, आपने मैक्रो में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 10th क्लास में भी पढ़ा है। जीडीपी का मतलब लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। मैं थोड़ी सी और आसान भाषा में बताना चाहूं तो एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वही जीडीपी कहलाती है। देखिए ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब हम बात करते हैं जीडीपी को बढ़ाने की, तो इसका मतलब यह है कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ कैसे सकता है, ये तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव कि भाई ये तो सोच लिया जीडीपी बढ़ानी है। अब जीडीपी बढ़ाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, तो 2 तरीके होते हैं जिनकी मदद से जीडीपी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि देश में ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, और दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। पहला तरीका तो जीडीपी को बढ़ाने का यह है कि देश में जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया जाए। अब रिसोर्सेज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को डिस्कवर करके, यानी कि कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, तो उनकी जांच करें, जांच करके पता लगाए कि कहां कहां पर रिसोर्सेज दबे हुए हैं, कहां कहां पर रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमें पता नहीं, हम जिनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, पहली प्रॉब्लम, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे भी बढ़ोतरी हो जाए तो बहुत अच्छा होता है।
तो पहला तरीका होता है रिसोर्स बेस को बढ़ाना, लेकिन ये ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पॉसिबल हो, क्योंकि रिसोर्सेज भी देखिए ना आपने अपने दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो धीरे धीरे कम ही होंगे, बढ़ेंगे कैसे? तो इसमें इंप्रूवमेंट करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए ज्यादा से ज्यादा। अगर रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट ना भी हो तो एटलीस्ट उनका यूज एफिशिएंट तरीके से हो, कि मिनिमम वेस्टेज हो तो मैक्सिमम आउटपुट हो। दूसरा तरीका और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है उसको दूर करके नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। बेसिक मतलब एफिशिएंसी बढ़े, कम से कम खर्चा लग के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो। तो ये दो तरीके हैं जीडीपी को बढ़ाने के, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, इन्वेंशंस किए जाए और रिसोर्स बेस को बढ़ाया जाए। तो यही प्लानिंग इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव थे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें फुली एक्सप्लोर किया जाए। फुली एक्सप्लोर करने का मतलब अगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हमें अभी पता ही नहीं है तो उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनका पता लगाया जाए, और जो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसे लगातार इंप्रूव किया जाए ताकि जो जीडीपी की ग्रोथ है उसे एक मोमेंटम मिल सके। मोमेंटम मिलने का मतलब देखिए, जो ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं ना जीडीपी की ग्रोथ, तो जीडीपी की ग्रोथ का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था सरकार की एक बार ग्रोथ होके फिर बेशक कम हो जाए। जब यहां पॉइंट लिखा है जीडीपी ग्रोथ तो इसका मतलब है कांस्टेंट ग्रोथ, लगातार इंप्रूवमेंट हो। तो मोमेंटम का मतलब यहां पे वही है कि वो लगातार मूवमेंट एक पकड़ ले, दोबारा गिरे ना, धीरे 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 बढ़ती जाए, तभी एक्चुअल जीडीपी की ग्रोथ मानी जाती है। अगर वो ऐसा है कि एक बार जीडीपी बढ़ गई फिर कम होगी, फिर बढ़ गई फिर कम होगी, तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के लिए। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझिए पहले तो क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जितने भी व्यक्ति काम करना चाहते हैं, काम करने की क्षमता रखते हैं और उन्हें काम मिल जाए, तो वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। यहां पे दो चीजें होनी जरूरी है, दैट इज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क। अगर कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा ही नहीं रखता, और काम करने की इच्छा नहीं रखता तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं कर रहा, तो उसे हम बेरोजगार में काउंट नहीं करते, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट में केवल उसी व्यक्ति को काउंट किया जाता है जो काम करने की इच्छा रखता हो, जो कहता हो कि हाँ भाई मैं काम करने के लिए तैयार हूं, जिसके पास एबिलिटी भी हो काम करने की, और फिर भी अगर उसे काम ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। अगर विलिंगनेस नहीं है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई जॉब ऑफर आ रहा है और मैं खुद ही काम नहीं करना चाह रहा और मैं घर में आराम से बैठा हूं बेरोजगार, और फिर मैं ये कहूं कि भाई सरकार तो कुछ कदम ही नहीं उठाती, देखो मैं बेरोजगार बैठा हूं, तो मैं बेरोजगार नहीं हूं क्योंकि मैं काम करने की इच्छा ही नहीं रखता। दूसरी चीज एबिलिटी भी होनी जरूरी है। अब मान लीजिए मैं हूं 12वीं पास, मैंने केवल 12th पास की हुई है और मैं सपने ये देख रहा हूं कि मुझे जो है किसी बड़ी कंपनी का, रिलायंस कंपनी का सीईओ बना दे। अब ऐसे कैसे सीईओ बना देंगे जब मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, और फिर मैं ये ताने मारूं कि भाई देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, देखो मुझे सीईओ नहीं बना रहे, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट में वही काउंट होगा जब काम करने की एबिलिटी भी हो, विलिंगनेस भी हो, फिर भी काम ना मिले। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, एक ऐसी स्थिति जब लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उन सबको काम मिल जाए, तो वो कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है, देखिए जो पहला हमने पॉइंट देखा जीडीपी ग्रोथ, उससे तो देश की सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। अगर आपको ध्यान हो, कल हमने देखा था कि इंडिया में कौन सी प्लानिंग फॉलो की जाती है, डायरेक्टिव या कॉम्प्रिहेंसिव, तो हमने देखा था कॉम्प्रिहेंसिव। और फिर एक पॉइंट हमने देखा था कि कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों इकोनॉमिक एज वेल एज
सोशल स्पेयर्स इंक्लूड होते हैं, यानी उनसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने की कोशिश की जाती है और सोशल भी। देखिए ये है वो टॉपिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर, यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने की कोशिश की जा रही है प्लानिंग से, सोशल भी। तो जो हमने पहला पॉइंट देखा जीडीपी ग्रोथ, उससे तो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश थी। और जो अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, इससे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इससे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि फुल एम्प्लॉयमेंट से बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कोशिश करना चाहती है सरकार, ये चाहती थी। एक तो है सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहती थी, और एक ये चाहती थी कि जो हमारी ग्रोथ है, देश की ग्रोथ, जो हमने पहला पॉइंट देखा जीडीपी ग्रोथ से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ ऐसी ना हो जिससे लोगों का भलाई ना हो। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि देश में जीडीपी तो बढ़ती है बट सोशल वेलफेयर नहीं होता, लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाता, तो वो ग्रोथ भी किसी काम की नहीं होती। तो कोशिश ये की जा रही थी कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस या विद सोशल वेलफेयर हो, कि देश की जीडीपी तो बढ़े लेकिन जीडीपी के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिले, रोजगार मिलेगा तो पॉवर्टी कम होगी। तो इस तरीके की भी कोशिश की जा रही थी। साथ के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आपसे पूछा भी जा सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है, या फुल एम्प्लॉयमेंट से कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश की जाती थी। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यह है कि देश में जितने लोग हैं वो देश की ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और देश में जो ग्रोथ से फायदा मिल रहा है वो फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे देखिए पहले जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली तो देश में जीडीपी तो उस टाइम पे भी थी, प्रोडक्शन तो उस टाइम पे भी होता था, लेकिन उस टाइम पे प्रोडक्शन गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी, बस वही कर रही थी। जैसे हमने देखा था कुछ पेपर इंडस्ट्री थी, कुछ सीमेंट इंडस्ट्री थी, मेन तो टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, कंपनी थी टिस्को। तो ऐसा ना हो कि देश को चलाने का या देश में जीडीपी को बढ़ाने का बोझ, बर्डन कुछ गिने चुने बड़े बड़े बिलियनियर्स के हाथ में ही हो, बस कि भाई हमारे देश में बस अंबानी अडानी यही है जो सारा प्रोडक्शन करेंगे, इन्हीं से देश चलेगा। ऑब्जेक्टिव ये था कि देश में हर व्यक्ति अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे थोड़े लेवल पे ही हो, वो देश के ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व हो। अगर मान लीजिए मैं कोई छोटा सा वर्कर ही क्यों ना हूं फैक्ट्री में, मैं अपनी सेवाएं तो दे रहा हूं, उन सेवाओं के कारण देश में जीडीपी तो बढ़ रही है। मैं किसान ही क्यों ना हूं, मैं देश में प्रोडक्शन तो कर रहा हूं। तो चाहे किसी भी सेक्टर में व्यक्ति हो, अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ से यही कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो हमारा ग्रोथ का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करे, और उससे जीडीपी के बढ़ने से जो देश को फायदा होता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुई, वो बिकेगी, देश की कमाई होगी, तो उस कमाई का हिस्सा हमारी पॉपुलेशन में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा मिले। यानी अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसे भी सैलरी मिलेगी। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े बिलियनियर्स काम कर रहे हैं, सारी कमाई वही ले जाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि बेनिफिट ग्रोथ का भी वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो, शेयर। तो ये था दूसरा ऑब्जेक्टिव। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, पूछा जा सकता है, आपका मैक्रो में भी क्वेश्चन बनता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप यूनिट 3 पढ़ेंगे उसमें ये पॉइंट देखेंगे आप कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसका मतलब क्या, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने क्या देखा कि जो भी काम करना चाह रहे हैं उन्हें काम मिल जाए। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि देश में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। भाई अगर सब फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको काम मिल रहा है तो मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट के दौरान भी देश में कुछ लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसे कहा जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, ये टेम्परेरी बेसिस की होती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, बाद में ये अपने आप कवर हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जब देश में हम कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उस दौरान भी कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसे हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आती है, स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल। या आप मैक्रो में भी पढ़ेंगे, एक तो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है फ्रिक्शनल। ये ना टेम्परेरी बेसिस की है, इनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चरल जो होती है वो तो होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसके कारण टेम्परेरी बेसिस पे कुछ बेरोजगारी हो गई, तो उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं किसी कंपनी में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करता हूं। अब रिसेप्शनिस्ट काम करता हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइपराइटर चलाना आता है, तो मैं सारी एंट्री वगैरह सारी चीज टाइपराइटर पे कर देता हूं। अब नया इन्वेंशन आया, कंप्यूटर का दौर आ गया, अब मुझे कंप्यूटर चलाना आता है नहीं। अब मेरे मालिक ने मुझे ये कह दिया कि आप 3 महीने के लिए काम छोड़ दो, 3 महीने में कंप्यूटर चलाना सीखो, जब कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे तब वापस काम पे आ जाना। तो ये मैं टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। किसके कारण, नई टेक्नोलॉजी के कारण, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है ये। मान लीजिए मेरा काम एलसीडी बनाने का है, अब एलसीडी का दौर खत्म हो गया, एलईडी का आ गया, स्मार्ट टीवी का आ गया, तो मेरा काम अब बंद है। कब तक बंद है, जब तक मैं चेंज के साथ अपने आप को ना ढाल लूं, जब तक मैं एलईडी बनाना ना शुरू कर दूं, बेचना ना शुरू कर दूं, जब तक मैं होम थिएटर्स बनाना शुरू ना कर दूं, स्मार्ट टीवी बना के बेचना ना शुरू कर दूं। तो ये है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल होती है जॉब डायनामिक्स से रिलेटेड। जॉब डायनामिक्स से रिलेटेड मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो मैटरनल लीव ले लेती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए काम से छुट्टी ले लेती है, कुछ टाइम के लिए काम छोड़ देती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए है। ऐसे ही मान लीजिए भाई मैं एक टीचर हूं, मैं किसी स्कूल में काम करता हूं, स्कूल का नाम है स्कूल, मान लीजिए ए नाम का स्कूल है, इसमें मैं काम करता हूं, विजय कौशिक। ऐसे ही एक स्कूल बी है जहां पे विक्रम सर काम करते हैं। अब मान लीजिए मैं ए स्कूल को छोड़ देता हूं, विक्रम सर बी स्कूल को छोड़ देते हैं। अब हम दोनों क्या है, बेरोजगार है। लेकिन कब तक बेरोजगार है, तब तक बेरोजगार है जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि भाई बी स्कूल में वैकेंसी है, और विक्रम सर को ये ना पता चल जाए कि ए स्कूल में वैकेंसी है। तो ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, ये टेम्पररी बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये टेम्पररी बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इसे फुल एम्प्लॉयमेंट में क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ना एक सिचुएशन होनी जरूरी है। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको मैक्रो का बता रहा हूं, आईडी में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जहां पे ये इक्वेशन फुलफिल्ड हो जाए वहां पे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है कितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं, भाई 100 लोग काम करना चाहते हैं। डिमांड का मतलब है कितने लोगों को काम मिल पा रहा है, या कितने एम्प्लॉयर है जो वर्कर की डिमांड कर रहे हैं, 100 वर्कर की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब 100 लोग काम करना चाह रहे हैं, 100 वर्कर्स की जरूरत है, सबको काम मिल जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब ये सिचुएशन इन दोनों केस में फुलफिल्ड होती है। फुलफिल्ड कैसे होती है, देखिए यही एग्जांपल ले लीजिए, विक्रम सर वाली और मेरी। यहाँ पे 2 स्कूल है, तो 2 स्कूलों में 2 टीचर की जरूरत है, तो डिमांड कितने लेबर की है, 2 की। और मुझे भी काम चाहिए, विक्रम सर को भी चाहिए, तो 2 वर्कर भी तैयार है काम करने के लिए। तो इक्वेशन तो फुलफिल्ड है, 2 सप्लाई है 2 डिमांड है, बेशक हमें फिलहाल काम नहीं मिला, तो ये इक्वेशन फुलफिल्ड है, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। क्योंकि टेम्पररी बेसिस के लिए ये कि हमें अभी काम नहीं मिल रहा, कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप इस तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अब हमारा तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब पहला पॉइंट हमने देखा जीडीपी ग्रोथ,
और जो दूसरा पॉइंट हमने देखा था, उस पॉइंट में हमने देखो एक ऑब्जेक्टिव देखा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या कोशिश की जा रही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो। तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ही तीसरा पॉइंट आया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। एक डर ये भी था कि ऐसा ना हो हमारे देश में भाई मोनोपोली हो जाए गिनी चुनी कंपनीज की, क्योंकि हमारे उस टाइम पे ना इकोनॉमिक गल्फ बहुत ज्यादा था। इकोनॉमिक गल्फ का मतलब होता है अमीर और गरीबों के बीच का गैप, है आज भी बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे अमीर गिने चुने थे और बहुत ज्यादा अमीर थे, और गरीब बहुत ज्यादा गरीब थे। तो कोशिश ये की जा रही थी कि ऐसा ना हो कि देश की जो जीडीपी बढ़े उसका फायदा सिर्फ अमीरों को मिले, अमीर और ज्यादा अमीर हो जाए, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाए। तो कोशिश ये की जा रही थी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जीडीपी के बढ़ने से, उसका फायदा सबको मिले। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा है, बेनिफिट है, वो बराबर बटे हर सेक्शन में। बराबर का मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं, इक्विटेबल। अब उसका भी डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो यहां पे वही बताया गया है कि ग्रोथ से कुछ भी फायदा नहीं होता, इट सर्व्स नो पर्पस अगर उससे अमीर और ज्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। उसका तभी फायदा है जब वो जो हमारी पॉपुलेशन के सारे सेक्शन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इससे भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पे एक वर्ड है इक्वल एंड इक्विटी या इक्विटेबल। इन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस है। इक्वल का तो मतलब होता है बिल्कुल बराबर। इक्विटेबल या इक्विटी का मतलब होता है कि बिल्कुल बराबर नहीं, सबके कैपेसिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भाई मैं जो है एक पिज्जा लेके आता हूं, ठीक है, ये पिज्जा है। अब पिज्जा में 8 हिस्से हैं, अब ये 8 पार्ट्स हैं। अब भाई मैं आ गया अपने फैमिली मेंबर्स के पास लेके आ गया, ठीक है। फैमिली मेंबर्स में 2 पार्ट यानी कि इसके 2 हिस्से मैंने खा लिए, 2 हिस्से मेरी वाइफ ने खा लिए, मान लीजिए 2 हिस्से जो है बच्चों ने खा लिए। अब ये तो क्या हो गया, ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब में बराबर बट गया। लेकिन अगर देखें तो भाई बच्चों की भूख इतनी थोड़ी होती है जितनी हमारी है। तो इक्विटेबल का मतलब है सबकी कैपेसिटी के हिसाब से। भाई मैंने देखा मेरी कैपेसिटी है 2 स्लाइसेस कंज्यूम करने की, ठीक है, मैंने 2 ले लिया। मेरे वाइफ की कैपेसिटी है 2 स्लाइस कंज्यूम करने की, मैंने 2 दे दिया। बड़े बच्चे की कैपेसिटी भी 2 स्लाइस कंज्यूम करने की है। एक बच्चा छोटा है जिसकी कैपेसिटी केवल और केवल 1 स्लाइस कंज्यूम करने की है, तो उससे सिर्फ 1 ही स्लाइस दीजिए। तो ये क्या है, ये इक्विटेबल या इक्विटी है। किसी भी देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी हो ही नहीं सकता और ना ही होना चाहिए। ये ना ही हो सकता है, ना ही होना चाहिए। इक्वल का तो मतलब ये हो गया कि अगर किसी डॉक्टर को महीने के 1 लाख रुपए मिलते हैं तो किसी एक पीएम को भी 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब आप ही बताइए कहां तक जस्टिफाइड है। अगर किसी मैनेजर को मंथली सैलरी 5 लाख रुपीज मिल रही है तो जो छोटा क्लर्क लेवल पे काम कर रहा है उसे भी 5 लाख मिलनी चाहिए। इक्वल का मतलब तो ये हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। देश कोशिश ये करता है कि इक्विटेबल होना चाहिए, सबको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिले। भाई अगर कोई डॉक्टर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है तो एक पीएन को कम से कम 15-20 हजार रुपए तो मिले पर मंथ के, बिल्कुल जीरो तो ना मिले। तो कोशिश की जा रही थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। इन दोनों में डिफरेंस होता है। इससे भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कोशिश की जा रही थी। यही पॉइंट आपका यहां पे बताया गया है इसमें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का वैसे जनरल मतलब देखें तो इसका मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। जो हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है उसे अपडेट करना, अपडेट करके नई नई इनोवेशंस लाना, इन्वेंशंस करना,
और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। हालांकि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के दो मतलब थे, और ये इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मॉडर्नाइजेशन बताएंगे, जनरली बच्चे ये गलती करते हैं कि बस एक ही मतलब बता के रह जाते हैं। आपको दोनों मतलब बताने हैं। पहला मतलब तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब इनोवेशन से ही है, कि नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया जाए। वो इसलिए क्योंकि देखिए, वही पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया, हमारी इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट को तो ठीक करने के लिए जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बैकवर्ड को ठीक करने के लिए मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला मतलब तो मॉडर्नाइजेशन का यही है कि भाई साइंस का इन्वेंशन ज्यादा, मतलब साइंस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे हमारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इनोवेशन नए नए आए। इनोवेशन लाने के पीछे मकसद ये होता है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो, ज्यादा वेस्टेज ना हो। और ये मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम अचीव करने में काफी हद तक सक्षम भी हो पाए हैं, काफी हद तक हम इसको अचीव कर पाए हैं। उसका मेन रिजल्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। बेसिक अगर मैं आम भाषा में बताना चाहूँ तो कॉल सेंटर्स, इनमें मतलब दूसरे कंट्रीज को सर्विसेज देने में एक बड़ा एग्जांपल इसकी कॉल सेंटर होती है। बीपीओ का मतलब वैसे होता है कि जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से सर्विसेज हायर करे, सर्विसेज उनसे ले। इंडिया लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, बीपीओ में इंडिया लीडिंग कंट्री है। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा इन्वेंशंस आया है। इनफैक्ट हमारी कंट्री में आईटी हब बनता जा रहा है हैदराबाद में, बेंगलोर में। तो ये इनोवेशंस के कारण ही आया। दूसरा मॉडर्नाइजेशन से मतलब यहाँ पे है मॉडर्नाइजेशन लाना हमारे सोशल आउटलुक में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी ऐसी सामाजिक प्रथाएं थी जो कि आउटडेटेड थी, उनमें चेंज लाना जरूरी था। क्योंकि देखिए, कोई भी देश अगर इंप्रूव करता है तो वो इंप्रूवमेंट सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, इकोनॉमिक उनकी मेंटल रेवोल्यूशन भी आता है, मेंटली भी वो ग्रो करते हैं। तो हमारे देश में जैसे कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना। हमारे देश में बहुत सी ऐसी प्रथाएं चलती आ रही थी जो गलत थी, जैसे दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, उन्हें खत्म करना। जो है कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सारी चीजें भी खत्म करना। तो मॉडर्नाइजेशन हमारी थिंकिंग में लाना, दूसरा मेन मोटिव इसका ये भी था। तो मॉडर्नाइजेशन में आप दो चीजें बताएंगे, एक तो इनोवेशन इन्वेंशन से रिलेटेड, दूसरा बताएंगे इनोवेशन इन सोशल आउटलुक। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इनोवेशन से तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश किया जा रहा है, और सोशल आउटलुक को सुधार करके सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश की जा रही है कि देश में मॉडर्न थिंकिंग आए। और जितने भी मॉडर्न थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी पुरानी अच्छी चीजें उन्हें भूल जाए ना, जो पुरानी गलत चीजें हैं केवल उन्हीं में सुधार किया जाए। अगर कुछ ट्रेडिशनली अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें बेशक कंटिन्यू करते रहे, कुछ गलत काम है तो उसी में सुधार किया जाए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी आपका अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, सेल्फ रिलायंस के नाम से भी पूछा जा सकता है, सेल्फ रिलायंट के नाम से भी पूछा जा सकता है, सेल्फ डिपेंडेंसी के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है आत्मनिर्भर बनना। इसका मतलब देश की ऐसी स्थिति हो जाए कि हम जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं, जो भी ऐसे सामान हैं जो बहुत जरूरी हैं हमारे लिए, वो हम बिना किसी की मदद के खुद ही प्रोड्यूस कर सके, हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो। तो सेल्फ सफिशिएंसी में ना दो तीन ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने की कोशिश की जा रही थी। पहला तो ये कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाए, फर्स्ट पॉइंट टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी, सेकेंड पॉइंट टू रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस, दूसरे देश हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, उससे बचने के लिए। तीसरा पॉइंट टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे देश में जो रिसोर्सेज है उनका खुद ही एफिशिएंट यूज करके खुद ही देश में प्रोडक्शन कर ले। फोर्थ पॉइंट टू बिकम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद आत्मनिर्भर बने, दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो। तो इस ऑब्जेक्टिव को जो फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स थे, पहले 7 साल के प्लान्स थे,
उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो फूड ग्रेन्स की, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया है, इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत कम था, और इंडिया को यूएस से सामान इंपोर्ट करवाना पड़ता था, फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के लिए। और जब हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, तो जैसा मैंने आपको बताया था, यूएस ने हमारे ऊपर प्रेशर बना दिया था कि या तो आप, क्योंकि उस टाइम पे ना यूएस के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छे थे, इनफैक्ट हाल तक अच्छे रहे, पिछले कुछ सालों में चेंज हुए थे, अब तक तो थोड़ा सा चेंज आ चुका है, बट काफी टाइम तक पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे थे यूएस के। तो यूएस ने इंडिया को सीधी सीधी ये बात कह दी थी कि या तो आप बैक ऑफ कर जाए, अदरवाइज आपको हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, मतलब आपको एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इंडिया के लिए तो इंपोर्ट था वो। तो मजबूरन इंडिया को पीछे तो हटना पड़ा, लेकिन उसे इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा समझ में आई। तो बेसिक आइडिया यही था कि दूसरे देश के पॉलिटिकल प्रेशर से बचें, फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो, फॉरेन डिपेंडेंसी ना हो, सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो। और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासतौर पर इंडिया जैसी कंट्री में, कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी बहुत ज्यादा सफल रही है हमारी सरकार। ये ऑब्जेक्टिव देखो, एक पॉइंट तो कैसा था कि हम यूएसए से इंपोर्ट कर रहे थे फूड ग्रेन्स, है ना, एक तो पॉइंट वो था। और एक पॉइंट ऐसा है आज के टाइम पे कि हमारे देश में इतना बफर स्टॉक तैयार कर दिया गया है फूड ग्रेन्स का, कि अगर देश में बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होता तो 4 से 5 साल तक हम कंज्यूम कर सकते हैं। जब आपकी फर्स्ट वेव आई थी कोविड की पिछले साल, उस टाइम पे गवर्नमेंट का ये बयान आया था, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आई थी कि देश के पास इतना बफर स्टॉक रखा है कि अगर 4 से 5 साल तक हम प्रोडक्शन नहीं भी करते तो भी देश का काम चल जाएगा। तो देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कि एक पॉइंट तो ऐसा था हम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे थे, और एक पॉइंट ऐसा है कि हम इतने सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं कि हमारे पास इतना बड़ा बफर स्टॉक है। तो ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। जो 5 ऑब्जेक्टिव्स है, इनमें से एक ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाएगा विदाउट एनी डाउट। इसके बाद आपके आते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो हर 5 साल में नए नए प्लान्स आ रहे थे, 5 ईयर प्लान्स, उनके अलग अलग स्पेसिफिक गोल्स थे। ओवरऑल तो यही चाहते थे कि यही 4-5 पॉइंट्स अचीव किए जाए, बट इन 4-5 पॉइंट्स को अचीव करने के लिए हर 5 साल में अलग अलग प्लान्स बनाए जा रहे थे। जैसे आपका ओवरऑल प्लान तो यही है कि आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, बट उसके लिए आप छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं कि भाई अब फिलहाल मेरा मेन फोकस इकोनॉमिक्स पे है, मैं एक बार इसको कवर कर लेता हूं, अब फिलहाल मेरा मेन फोकस अकाउंटेंसी पे। ये आपके शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं। तो 5 ईयर प्लान्स शुरुआत कब हुई? 1951 में शुरुआत हुई 5 ईयर प्लान की। उसके बाद आपके हर 5 साल में ये आते रहे हैं 5 ईयर प्लान्स, और हर 5 ईयर प्लान के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। हालांकि चांसेस कम है इन 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाने के, पूछे भी जाएंगे तो 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव्स याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर सारे याद नहीं कर पाते तो मैं बता रहा हूं आपको, एटलीस्ट वो तो जरूर याद कर लें। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, शुरुआत 1951 से हुई थी, 5-5 साल के हो रहे थे। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक एग्रीरियन इकोनॉमी थी, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन मकसद था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना। फिर जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, और यहाँ पे पीसी महालनोबिस, जो हमने पहली क्लास में देखा था, जो लिखा था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालनोबिस, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पीसी महालनोबिस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कौन से 5 ईयर प्लान में था? तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। बेसिकली उन्होंने किया क्या था, उन्होंने एक एक्सपर्ट्स की टीम को इकट्ठा करा था। उन्होंने पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों से एक्सपर्ट्स बुलाए थे, इनफैक्ट दूसरे देशों से भी एक्सपर्ट्स बुलाए थे, ताकि हम कैसे और बेहतर प्लान्स बना सकते हैं, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, और वो फोकस कुछ हद तक अचीव हो गया,
तो फिर सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस शिफ्ट कर दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, कि चलिए अब तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर दिया, अब थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ये था। थर्ड 5 ईयर प्लान में फिर से फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर फोकस चला गया था, सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर फोकस चला गया था। तो ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा, इसके बाद आपका फोर्थ प्लान जो था, फोर्थ प्लान आपका शुरू हुआ 1969 से 1974 तक। तो इसमें मेन फोकस था कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि उस टाइम तक क्या देखने को मिला था, ये देखने को मिला था कि प्राइस में ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जा रहे थे। तो इसका मेन फोकस प्राइस स्टेबिलिटी था, ये पूछे जाने के चांसेस कम है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन मकसद था लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना, खासतौर पे जो वीकर सेक्शन था, क्योंकि यहाँ तक आते आते एहसास हुआ था कि इकोनॉमिक गल्फ बढ़ रहा है, अमीरों को ही ज्यादा फायदा मिल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, गरीबों को कम मिल रहा है। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था देश में लोगों का, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना। इसके भी पूछे जाने के चांसेस कम है। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सेवेंथ 5 ईयर प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ का मेन मकसद था एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ना पॉवर्टी का एक चैप्टर है, आप आगे जब आईडी में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा पॉवर्टी का, तो उसमें पूछ लेते हैं कई बार कि पॉवर्टी के एलिवेशन से रिलेटेड कौन सा प्लान इंपॉर्टेंट है। तो सिक्स्थ और सेवेंथ में भी पॉवर्टी का एलिवेशन ही था, दोनों में था, मेनली सिक्स्थ में था। तो सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों में पॉवर्टी एलिवेशन था, हालांकि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाने से रिलेटेड था, बट मेन फोकस इसमें भी पॉवर्टी एलिवेशन का ही था। तो सिक्स्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान बनता है आपका इसमें। इसके बाद आपका प्लान आता है एट्थ एजुकेशन से रिलेटेड था। एट्थ 5 ईयर प्लान में एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम चांसेस है पूछे जाने के। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में फिर से प्राइस स्टेबिलिटी था, रूरल एरिया की डेवलपमेंट ज्यादा। देखिए एट्थ में तो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, एजुकेशन इंप्रूव करनी है, नाइन्थ में ये था कि रूरल डेवलपमेंट ज्यादा की जाए, ठीक है, और पॉपुलेशन पे भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, ये भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बनता है। टेंथ प्लान में भी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना था, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसके बाद आपका आता है 11th 5 ईयर प्लान। ये आपका इंपॉर्टेंट है 11th 5 ईयर प्लान, क्योंकि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 12th ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका एक चैप्टर भी है, तो उसमें पूछ सकते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फोकस कौन से प्लान में था, तो 12th में था। 11th ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी यही था कि प्रोटेक्शन कैसे किया जाए एनवायरनमेंट को, इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश की जाती थी। बेसिकली जो पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स में कमियां रह गई थी उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही थी। आपके लिए 12th इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आपके 12 प्लान्स हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लें आपसे कि टोटल कितने 5 ईयर प्लान्स है, तो आपको बताना पड़ेगा 12 5 ईयर प्लान्स है, और इसमें से 12th प्लान इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। 6th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6th के साथ साथ जो हमारा फर्स्ट था और सेकंड था और थर्ड था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, बच्चों को ना कई बार कंफ्यूजन होता है, वो पढ़ते हैं जब वो ये देखते हैं जब इस टेबल को पढ़ते हैं कि सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान 5 साल का, ये भी 5 साल का, ये भी 5 साल का, ये क्या लिखा हुआ है 3 एनुअल प्लान्स, ये तो 3 साल का ही है 66 से 69, तो ये 3 साल का किस चीज का गैप कर दिया। यहां फिर एक एनुअल प्लान आ गया 79 से 80, ये किस चीज का है,
तो एनुअल प्लान का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए ना, आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है। एनुअल प्लान 1 साल के लिए बनता है। हमारे जो प्लान्स थे वो 5 साल के लिए बन रहे थे, 5 ईयर प्लान्स। एनुअल प्लान 1 साल के लिए बनता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, अगर उन 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव नहीं कर पाए उन 5 साल के दौरान, तो उसे फिर उस 1 साल के दौरान अचीव करने की कोशिश की जाती है। अब समस्या क्या थी, देखिए 1965 में इंडिया को वॉर लड़नी पड़ी थी, आपको पता होगा 1965 में जंग लड़नी पड़ी थी। अब क्योंकि इंडिया का फोकस उस टाइम पे वॉर पे था, तो वो ये ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाई। अगर वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाई तो अलग से 1 साल रखा गया कि भाई इस साल के दौरान वो जो ऑब्जेक्टिव्स रह गए उसे पूरा करो। अब वो उस साल के दौरान नहीं हुए तो एक एक साल के 3 एनुअल प्लान्स आए कि भाई एक एक साल में इन 3 सालों के दौरान इसे पूरा करने की कोशिश करो। जब वो टारगेट अचीव हो गया फिर 4th ईयर प्लान आ गया, फिर 5th ईयर प्लान आ गया। उसके बाद देश में इमरजेंसी लग गई थी, इमरजेंसी के कारण भी वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाए, तो फिर 1 साल का एक एनुअल प्लान फिर आया था कि जो ऑब्जेक्टिव्स अधूरे रह गए उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो। तो एनुअल प्लान ये होता है आपका। इसके बाद आपके 2 एनुअल प्लान्स और आए थे 90 से 92 तक। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जिस दौरान हम वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो बाद में एनुअल प्लान्स ला दिए गए कि भाई अब इन टारगेट्स को आप अचीव कर लो अगर आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। तो कुल मिला के ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, जिसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। तो आज के क्लास का तो हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, आपको टाइमली सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ, वो रहेगा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएड अंडर प्लानिंग टिल 1991। यानी जो हमारे थर्ड फेज 91 में शुरू होगा, उससे पहले हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या हमें देखने को मिला, ये हम करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।